हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो सबसे पहले आज हम अपना क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट होता क्या है, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता क्या है। इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन जानेंगे और ये कहाँ से आविष्कार हुआ, किसने किया, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा प्रबलन के रूप में स्तंभ का चुनाव क्यों, यानी कि वाई यूज़ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के लिए हम स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे। फिर हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण तथा दोष, यानी कि हमारा जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है उसके मेरिट्स क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कि आज हमारा सबसे पहले होगा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो नॉर्मल सीमेंट कंक्रीट होता है वो हमारा सिर्फ कॉम्प्रेशन में यानी संपीड़न में मजबूत होता है, लेकिन क्या होता है कि हमारा जो टेंशन होता है यानी तनाव में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है सीमेंट कंक्रीट। इसीलिए इसी दुविधा को सरलता के रूप में चेंज करने के लिए हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिस कंक्रीट को तनाव की स्थिति में भी मजबूत रखने के लिए प्रबलन यानी कि छड़ यानी बार, प्रबलित डिक्रोट, प्लेट्स या तंतुओं को कंक्रीट के में शामिल किया जाता है। उसी शामिल को करना क्या कहलाता है, हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। हम जैसा कि जानते हैं कि कंक्रीट संपीड़न में मजबूत होता है लेकिन तनाव में बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है। इसीलिए प्रबलन की प्रक्रिया के द्वारा इस तनाव में भी मजबूती प्रदान किया जा सकता है। इसीलिए हम ऐसे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वो कंक्रीट होता है जिन कंक्रीट को तनाव यानी कि जिसमें अगर हमें जैसे कि हमारा नॉर्मल कंक्रीट होता है वो संपीड़न में यानी कॉम्प्रेसिव में हमारा तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत होता है यानी कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन जो हमारा टेंशन होता है, टेंशन जोन ऑफ कंक्रीट होता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट। लेकिन अगर हम उसमें टेंशन के स्थान पर अगर हम उस जगह छड़ या बार का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी कि रेनफोर्समेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए टेंशन में भी वो क्या होता है, अगर टेंशन लोड लगता है तो वो ईजिली वियर कर लेता है। आइए दोस्तों हम इसके बाद जानते हैं कि कंक्रीट का सबसे पहले आविष्कार किसने किया। तो कंक्रीट का आविष्कार एक फ्रांसीसी माली यानी जोसेफ मोनियर द्वारा सन 1849 में किया गया था और ये सन 1867 में पेटेंट प्राप्त हुआ था। यानी कि जो इसका आविष्कार फ्रांस के एक छोटे माली ने यानी जोसेफ मोनियर ने किया था। सन 1849 में ही इसका आविष्कार हो गया था, परंतु ये 1867 ईस्वी में इसको पेटेंट के रूप में अच्छी तरह से इसको प्राप्त किया गया था। अब हम पढ़ते हैं कि वाई यूज़ स्टील फॉर रेनफोर्समेंट, यानी प्रबलन के रूप में स्तंभ का चुनाव क्यों करते हैं। यानी कि अगर हम स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों हम रेनफोर्समेंट में ही हम स्टील ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई और मटेरियल हम क्यों नहीं यूज़ करते। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि इतनी सामर्थ्य वाले अन्य वस्तुओं को अपेक्षा में स्तंभ काफ़ी सस्ता होता है। यानी कि जो हमारा स्टील होता है वो किसी अन्य मेटल के कंपेरिजन में वो हमारा क्या होता है, काफ़ी सस्ता होता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा पॉइंट है कि स्तंभ आसानी से सर्वोत्तम उपलब्ध होता है। यानी कि जो हमारा स्टील है वो नॉर्मली कहीं से भी हम उपलब्ध कर सकते हैं, यानी कि कहीं से भी वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है, कहीं से भी हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं। फिर तीसरा हमारा है कि स्तंभ तथा कंक्रीट के बीच में अभिलाख यानी कि बॉन्ड अर्थात पकड़ बनाई जाती है जो संयुक्त खंड के लिए अनिवार्य है। यानी कि जो हमारा स्तंभ और कंक्रीट है यानी कि जो हमारा छड़ और कंक्रीट है के बीच का जो हमारा बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा पकड़ बहुत ही अच्छा बनाता है, और साथ ही वो किसी भी खंड के लिए यानी किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे अगर हम कॉलम बना रहे हैं, स्तंभ बना रहे हैं या हम धरन बना रहे हैं यानी हम बीम बना रहे हैं, तो उसके लिए जो पकड़ है, जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए रहती है वो स्ट्रेंथ हमें अच्छी तरह से मिल जाती है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टील का इस्तेमाल यूज़ करना। तो हमने तीसरा पॉइंट ये देखा कि स्तंभ तथा कंक्रीट के बीच में अच्छा अभिलाख यानी कि बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पकड़ होता है, इसलिए जो संयुक्त खंड के लिए वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है।
फिर हमारा क्या है कि स्तंभ उच्च इलास्टिसिटी वाला पदार्थ होता है, यानी कि इसके ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं तो ये बहुत ही खींच जाता है, लेकिन अपने शेप में वो दोबारा चेंज नहीं होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक है। इसको हम किसी भी रूप में, हम किसी भी तरह, किसी भी शेप में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी आकार में हम इसको मोड़ा जा सकता है, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यानी कि इसीलिए हम बहुत ज़्यादा स्टील का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट होता है वो किसी भी शेप में अगर हमें बनाना है तो स्टील का उपयोग करके हम किसी भी आकार में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि स्टील जो हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलास्टिक होता है। उसके उस मटेरियल के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर। फिर है हमारा स्तंभ के छड़ों पर कंक्रीट का आवरण आने पर वायुमंडल प्रभाव के कारण इसका संरक्षण नहीं होता, यानी कि जैसे हमारा है वर्षा, कोहरा या धूप, ये जो है हमारा स्टील जो हमारा वियर कर लेता है ईज़िली, इसलिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं स्टील का, क्योंकि स्टील के ऊपर जो भी अगर वायुमंडल प्रभाव पड़ता है तो वो क्या करता है, वो ईज़िली से वो उसको वियर कर लेता है। और वियर करने का मतलब ये है कि अगर सीमेंट कंक्रीट के साथ अगर स्टील है तो उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं जाता है और वो अच्छी तरह से पैक होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी इन्वायरमेंटल प्रभाव नहीं होता है। जैसे कि अगर मॉइस्चर अगर प्रेजेंट हो जाता है स्टील में तो वो क्या कर देता है, करोजन प्रेजेंट करता है, लेकिन ये क्या होता है, कंक्रीट की सतहों से छिपा होता है, इसलिए इसके अंदर मॉइस्चर नहीं पहुंच पाते और ये क्या होता है, ईजिली इसकी लाइफ जो हो जाती है वो लॉन्गर हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं स्तंभ का, यानी कि हम स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा क्या है, स्तंभ तनन में पर्याप्त सामर्थ्यवान होता है, यानी कि स्टील को अगर हम टेंशन जोन में अगर ले जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है। यानी कि अगर हम स्टील को तनाव में, यानी कि अगर हम उसके ऊपर टेंसाइल लोड देते हैं तो वो क्या होता है कि अच्छे से वो सामर्थ्य हो जाता है, यानी कि स्ट्रेंथफुल हो जाता है। वो हमको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हमको हमारे जो बिल्डिंग होती है, हमारे स्ट्रक्चर होती हैं, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। और जो हमारे स्ट्रक्चर में अगर उसमें अंडर टेंशन लोड आ रहे हैं हमारे बिल्डिंग में, तो वो क्या कर लेता है, ईजिली टू वेयर कर लेता है। इसलिए स्तंभ का उपयोग हम बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त सामर्थ्यवान के रूप में करते हैं। फिर क्या हमारा कंक्रीट तथा स्तंभ का पर्याप्त प्रसार गुणांक लगभग बराबर होता है। पर्याप्त में आरसीसी खंडों में आंतरिक प्रतिबल यानी इंटरनल स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते हैं। ये हमारा क्या है कि जैसे हमारा कंक्रीट और स्तंभ का जो ताप प्रसार गुणांक है, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो लगभग क्या होता है कि हमारा बराबर होता है। यानी हमारा जो कंक्रीट है और जो हमारा स्टील है, यानी कि अगर दोनों को गर्म किया जाए तो वो सेम अमाउंट में ही अगर वो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ हीट है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट है, वो क्या होता है हमारा एक बराबर होता है। इसीलिए कोई भी उसके अंदर प्रभाव नहीं होता। यानी कि जब खंड परिवर्तित होता है आरसीसी, तो वो क्या, उसमें भी कोई इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती, इसलिए हम बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारा जो हमने स्टील क्यों हम चुनते हैं, सबसे पहले हमारा है कि वो किसी भी अन्य धातु की अपेक्षा में वो हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी सस्ता होता है। फिर हमने दूसरा क्या पढ़ा कि वो स्तंभ जो हमारा है वो क्या होता है, आसानी से उपलब्ध होता है, यानी और कहीं पे भी हमको मिल जाता है, कहीं से भी नॉर्मली हमको पर्याप्त हो जाता है। फिर क्या हमारा जो हमारा स्तंभ है, यानी कि स्तंभ और कंक्रीट, यानी स्टील और जो कंक्रीट है, उनके बीच का जो अभिलांग है, यानी कि जो बॉन्ड है, वो पकड़ बहुत ही अच्छा होता है और साथ ही साथ वो संयुक्त खंड के लिए अनिवार्य होता है, यानी कंपल्सरी होता है। फिर क्या हमारा स्तंभ उचित इलास्टिसिटी वाला पदार्थ होता है, यानी कि इलास्टिसिटी उसमें बहुत ही ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में होती है, इसीलिए उसको किसी भी आकार में हम चेंज कर सकते हैं। फिर क्या है, स्तंभ की छड़ों पर कंक्रीट का आवरण आने पर भी वायुमंडल प्रभाव के कारण इसका संरक्षण नहीं होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी वायुमंडल प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कंक्रीट की सतह के साथ आने में भी उसके ऊपर कोई भी वायुमंडल का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं पड़ता है। फिर क्या हमारा स्तंभ तनाव में पर्याप्त सामर्थ्यवान होता है, यानी कि जो हमारा स्टील होता है वो क्या होता है हमारा, यानी कि हमारा जो टेंशन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, ठीक है। फिर क्या हमारा कंक्रीट और स्तंभ का ताप प्रसार गुणांक, यानी कि टेम्परेचर थर्मल कोफिशिएंट जो है वो हमारा क्या होता है,
दोनों ही सेम बराबर होता है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं होती। अगर हमारा स्टील का तापमान अलग होता और हमारा कंक्रीट का तापमान अलग होता तो क्या होता है, स्टील जल्दी हीट हो जाता और हीट से वो क्या हो जाता, गल जाता। इसीलिए हम उसकी जगह पे कुछ और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल है और कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल है वो दोनों सेम है, इसीलिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं आरसीसी बनाने में। ठीक है, इसीलिए स्टील का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्टील पे अगर कोई लोड ज़्यादा लग रहा है तो उसके अंदर कोई भी, यानी अगर आरसीसी खंड में अगर टूट रहा है तो उसके अंदर कोई भी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होती हैं, इसीलिए हम बहुत ज़्यादातर स्टील का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम जानेंगे कि प्रबलन सीमेंट कंक्रीट के गुण तथा दोष क्या है। ठीक है, तो जो हमारे प्रबलन सीमेंट के कंक्रीट के गुण हैं वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो डिमेरिट्स हैं वो बहुत कम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो गुण हैं वो कौन कौन से गुण हैं। बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ही हमारे एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो गुण होता है कि आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए समान रूप से सामर्थ्यवान होते हैं। देखिए हमारा जो पहला गुण है वो क्या कह रहा है हमारा, कि जो कंक्रीट की आरसीसी के जो अवयव यानी कि जो इंग्रेडिएंट हैं, जो भी इंग्रेडिएंट हम आरसीसी के इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, संपीड़न तथा तनन यानी कि कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन दोनों के लिए दोनों बलों के लिए, यानी कंप्रेसिव लोड एंड टेंशन लोड दोनों लोड के लिए सामर्थ्यवान होते हैं, यानी कि स्ट्रेंथफुल होते हैं। यानी कि अगर हम आरसीसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो वो क्या होंगे कि हमारा जो लोड होगा कंप्रेशन, वो हमारा क्या करेगा, जो हमारा सीमेंट कंक्रीट है वो तो ले लेगा। ठीक, फिर हमारा जो अगर टेंशन लोड उसके ऊपर लग रहा है तो वो हमारा लोड किस में जाएगा, जो हमने स्टील यानी उसके अंदर जो रिइंफोर्समेंट हमने इस्तेमाल किया है वो उसके ऊपर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आरसीसी के अवयव संपीड़न तथा तनन यानी दोनों प्रकार के प्रतिबलों के लिए समान रूप से सामर्थ्यवान होते हैं। ठीक, फिर दूसरा हमारा क्या है कि ये किसी भी आकार में ढाले जा सकते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्टील होता है वो क्या होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि हम किसी भी आकार में हम स्टील को हम अच्छी तरह से ढाल सकते हैं। तो यही है इसका पहला इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या क्वालिटी, वो है कि हम इसको किसी भी आकार में हम ढाल सकते हैं। ठीक, फिर हमारा आता है दूसरा कि जो हम आरसीसी की रचनाएं देखने में सुंदर, आकर्षण तथा विशाल लगती हैं। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं आरसीसी से तो वो कैसा दिखता है, एक सुंदर, एक ब्यूटीफुल लुक दिखाई देता है, आकर्षक यानी इफ़ेक्टिव होता है, और क्या होता है, विशाल यानी कि हायर। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें आरसीसी की बनाई जाती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा ही आकर्षण होती है, यानी इफ़ेक्टिव होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, इफ़ेक्टिव होती हैं। ठीक है, फिर हमारा चौथा पॉइंट है कि आरसीसी की रचनाएं अग्निसह तथा टिकाऊ होती हैं। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारा जो कंक्रीट है उसमें अगर अग्निसह यानी कि फायर प्रूफ तथा टिकाऊ यानी ड्यूरेबिलिटी होती है उसमें, कि जब हम आरसीसी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पहला है वो कि अग्निश है, यानी कि उसमें कोई भी आग जैसी यानी कि फ्लेमेबल नहीं होता है वो। ठीक है, जब तक वो किसी ऑयल के संपर्क में नहीं आएगा तब तक वो हमारा जो आरसीसी है वो क्या नहीं है, हमारा अग्नि से है, यानी कि फायर प्रूफ है। साथ ही साथ हमारा आरसीसी है वो क्या है, हमारा टिका हुआ है, यानी कि ड्यूरेबल है, यानी कि टिका हुआ है, यानी कि बहुत टाइम तक उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर हमारा पांचवा यह है कि आरसीसी वायुमंडलीय प्रभाव यानी जैसे धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि में कम प्रभावित होते हैं। यानी कि जैसे कि हम स्ट्रक्चर जैसे हमने बना लिया आरसीसी का, तो वो क्या होते हैं कि वो बहुत ही कम, यानी कि जैसे वो धूप से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर कुछ बना हुआ है, जैसे हमारा घर बना हुआ है, तो वो क्या होता है कि अगर धूप उसके ऊपर पड़ ले तो कोई भी हमारा इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी उसके अंदर कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो कंक्रीट से ढका होता है आरसीसी, इसलिए उसमें कोई चेंजेस नहीं होते।
फिर क्या, अगर बारिश हो रही है तो बारिश से भी हमारा कोई चीज़ कंक्रीट में और आरसीसी में कोई भी इफेक्टिवनेस या कोई भी लॉस हमें नहीं होता है। ठीक, कोहरे से यानी मॉइस्चर अगर कंक्रीट को मिल रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। एक तरह से वो क्यूरिंग का काम करेगा, यानी कि वर्षा और कोहरा दोनों हमारे लिए आरसीसी के लिए हमारा क्या काम करता है, एक स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा, यानी क्यूरिंग का प्रोसेस से काम करेगा, लेकिन वो हमको कोई भी चीज़ में प्रभाव नहीं करेगा। ठीक है, ये था हमारा 5 पॉइंट। ठीक, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यह नमी और सीलन के कारण गली सड़ती नहीं है। यानी कि अगर कंक्रीट के अंदर यानी आरसीसी के अंदर हमने अगर आरसीसी हमने ढाल लिया और आरसीसी के अंदर देखा हमने कि अगर कोई भी नमी आ रही है या सीलन आ रही है उसके अंदर, तो उसके प्रभाव से वो सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं। नॉर्मली क्या होता है कि अगर लकड़ी का अगर हमने कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है तो उसमें क्या होता है, सीलन अगर मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसमें सीलन आ जाते हैं, और सीलन और नमी से वो क्या हो जाने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है और अपना जो स्ट्रक्चर वो चेंज कर देता है। ठीक, लेकिन आरसीसी में हम ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। आरसीसी में कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं सीलन से या नमी से। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा 7वां पॉइंट है कि इस पर कीड़े दीमक का प्रकोप नहीं होता है। यानी कि अगर हमारा कंक्रीट ड्यूरेबल है और उसके अंदर इलास्टिसिटी है तो उसके अंदर की कोई भी कीड़े और मकोड़े की दीमक व मक्खी उसमें कुछ प्रभाव नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो वुड की जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो वुड से कंस्ट्रक्शन किया जाता है, घर बनाए जाते हैं, उसमें नॉर्मली क्या होता है, कीड़े मकोड़े उससे प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन आरसीसी में कीड़े मकोड़े उसमें प्रभावित नहीं होते। ठीक है, फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की अवयवों की आयु बहुत अधिक होती है। यानी कि अगर हमने आरसीसी यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अगर हमने ढाल दिया है तो उसके अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एज के हो जाते हैं, यानी कि उसकी जो एज होती है बहुत अधिक हो जाती है। अगर उसके अंदर अगर सही अमाउंट में अगर उसके अंदर इंग्रेडिएंट हैं तो वो क्या हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा आयु की हो जाती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एज जो होती है आरसीसी की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि नॉर्मली जो हम आरसीसी ढालते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 साल तक एक प्रॉपर अमाउंट एज में रह सकता है। ये जो हमारे 8 पॉइंट थे वो क्या थे, हमारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आरसीसी यानी मेरिट्स ऑफ आरसीसी कह सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ आरसीसी कह सकते हैं। ठीक है, ये थे 8 पॉइंट। क्या क्या थे, पहला था कि हमारा जो सीमेंट कंक्रीट है वो आरसीसी कंक्रीट है वो क्या होता है कि संपीड़न और तनन दोनों के बलों को अपने रूप में सामर्थ्यवान होते हैं। ठीक, दूसरा था कि हमारा कि हम किसी भी आकार में हम उसको डाल सकते हैं। तीसरा था हमारा कि जो आरसीसी की संरचनाएं देखने में हमको सुंदर, आकर्षित और विशाल दिखाई देती हैं। ठीक, फिर जो हमने चौथा है हमारा जो आरसीसी की रचनाएं अग्नि से यानी कि फायर प्रूफ और टिकाऊ यानी ड्यूरेबल होती हैं। आरसीसी में पांचवा हमने देखा था कि आरसीसी में वायुमंडल प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, कोहरा इत्यादि में कम प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर हमारा है छठा पॉइंट कि यह नमी और सीलन के कारण गली सड़ी नहीं होते। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारा कंक्रीट है वो क्या होता है, दीमक और कीड़ों से प्रभावित नहीं होते। ठीक, फिर हमने देखा कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के अवयव यानी कि जो इंग्रेडिएंट है उसकी आयु बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक, ये तो हमने 8 पॉइंट हमने देख लिया कि एडवांटेजेस ऑफ सीमेंट आरसीसी। ठीक, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक, अब हमने इसके देखना है कि हमारे दोष क्या हैं। नॉर्मली कोई दोष हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे ऐसे दोष जैसे कि हम प्रॉपर अमाउंट पे हम आरसीसी ना कर सके, इसलिए हम उसको बोलते हैं दोष यानी कि डिमेरिट्स ऑफ आरसीसी। डिमेरिट्स ऑफ आरसीसी, तो सबसे पहला इसमें डिमेरिट्स ये है कि हमारा जो दोष है हमारा पहला कि आरसीसी अवयवों के अभिकल्पन में काफ़ी सूझबूझ तथा व्यवहारिक ज्ञान का आवश्यकता है। यानी कि हमको जब भी हम आरसीसी करते हैं तो हमें उसमें सूझबूझ से, ठीक,
और व्यवहारिक ज्ञान यानी कि अच्छा ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ज्ञान हमारे पास नहीं रहेगा तो हम अच्छे से कंक्रीटिंग या आरसीसी नहीं कर पाएंगे, और वो क्या होगा कि हमारा जो आरसीसी का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है वो क्या होगा, हमारा प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ये दोनों चीज़ हमको बहुत ज़्यादा वो करती है, प्रभावित करती है कि सूझबूझ से, और काफ़ी सूझबूझ होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो हमारा आरसीसी है वो सही से क्या हो सके, हम बन सके। अगर वो हमारा आरसीसी सही तरीके से नहीं बनेगा तो हमारा जो भी स्ट्रक्चर तैयार होगा वो आगे जाके हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नॉन इफ़ेक्टिव हो सकता है, नॉन एफिशिएंट हो सकता है, हमें बाद में फिर उसको तोड़ के बनाना पड़ सकता है। इसीलिए हमको सोच समझ के व्यवहारिक ज्ञान का आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नॉर्मली इसके दोष नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, वो नॉर्मली वो नहीं बना सकता है, आरसीसी का संरचना नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि रचनाओं के निर्माण के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हम कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ नया स्ट्रक्चर हम उसमें इन्वेंट कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा कुशल, यानी कि एक्सपीरियंस आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि एक्सपीरियंस वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले से आरसीसी ढाल चुका है कि नहीं, वरना वो कहीं से भी कुछ उसको प्रॉपर कुछ पता नहीं रहेगा और वो कहीं से भी ढाल के चला जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक एक प्रॉपर अमाउंट में अच्छे तरीके से हम आरसीसी को नहीं डालेंगे तब तक हमारा आरसीसी वर्केबल नहीं होगा। हो सकता है कुछ दिन बाद वो गिर जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद उसमें क्रैक आ जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद उसमें उसके जो अमाउंट से जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें सही से ना मिलाया हो। इसलिए कि जो हमारा रचना अगर हम कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम बना रहे हैं या निर्माण कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कुशल यानी कि एक्सपीरियंस वर्कर की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, फिर है हमारा अवयव को ढालने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ या स्ट्रक्चर हम डाल रहे हैं तो उसके लिए हमको रिजिडिटी यानी दृढ़ता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होनी चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं होगी तो अवयव में जो हम ढाल रहे हैं उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, और हमें वर्कर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ेंगे और वो उसकी रिजिडिटी नहीं रह जाएगी। इसीलिए अवयव को ढालने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर चौथा है हमारा जो स्टाम्प है, एक मूल्यवान पदार्थ है, यानी कि बहुत ही कॉस्टली पदार्थ होता है स्टील का उपयोग इसमें उत्तम कार्यों के लिए ही हो सकता है। तो ये देखिए, ये सबसे बड़ा हमारा बहुत ज़्यादा ही डिमेरिट्स यही है कि जो हमारा स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम रिइंफोर्समेंट दे रहे हैं, यानी जो टेंशन के लिए हम उसमें एक लगा रहे हैं, यानी कि टेंशन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, टेंशन के लिए हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए छड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रिइंफोर्समेंट उसमें दे रहे हैं। तो रिइंफोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई अमाउंट का होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाईली मूल्यवान पदार्थ होता है। तो इसका उपयोग हम ऐसी ही जगह कर सकते हैं जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा हाईली वर्क करना हो, यानी कि हमें 4-5 तल्ले की बिल्डिंग बनानी हो, 12 तल्ले की बिल्डिंग बनानी हो, 13 तल्ले की बिल्डिंग बनानी हो। यहाँ हमें ऐसा चीज़ चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए उसमें, यानी कि अगर हमारा स्ट्रेंथ चाहिए उसमें स्ट्रक्चर में, हम ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा यानी कंप्रेशन आ रहा हो, कंप्रेशन लोड आ रहा हो, यानी संपीड़न बल आ रहा हो, या तनन बल आ रहा हो, यानी टेंसाइल लोड आ रहा है। तो ऐसे जगह पे हम क्या कंक्रीट आरसीसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो जो स्टील होती है वो बहुत ज़्यादा हाईली होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ही हाई अमाउंट का होता है। इसीलिए हम उसको ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम हाई अमाउंट के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, हाई अमाउंट वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसकी रचनाओं में उत्पन्न दोष को दूर करना तथा दरारें भरना कठिन होता है। क्या होता है कि कभी कभी हम आरसीसी कर लेते हैं और उसके बाद भी उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर हमको दोष दिखाई देता है। जैसे हमारा एक दोष होता है कि एक हॉलो कंक्रीट हो जाता है, हॉलो कंक्रीट टाइप हो जाता है। कुछ ऐसा क्या होता है कि कुछ सीमेंट जो हमारा कभी कभी क्या होता है कि हमें छड़ दिखाई देने लगता है। तो अगर वो छड़ दिखाई दे रहा है तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, एटमॉस्फेयर से वो क्या जाएगा, उसमें मॉइस्चर जाएगा, मॉइस्चर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रस्ट में। ठीक है,
रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो अपना जो पार्टिकल है छड़ का वो खोने लगेगा, इसलिए क्या होगा, वो हमारा डिफेक्टिव हो जाएगा। तो ये सब क्या है, दोष। तो उसको हमको क्लियर करने के लिए क्या हम करना पड़ेगा, हमको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हमने क्या किया, हॉल हो गया, यानी कुछ चीज़ें उसके अंदर खाली रह गई, यानी हमने कॉलम डाला और कॉलम के बीच में जगह खाली रही और किनारे किनारे उस कंक्रीटिंग हो गई है। तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो गिरने का हमें बहुत डर होगा, क्योंकि जब उसके अंदर बल आएगा तो वो हॉलो क्या करेगा, उसमें एक उसके अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलपमेंट करने लगेगा, वो क्या करेगा, वहीं से स्ट्रेस जब डेवलप्ड होगी तो क्या करेगा, वहीं से तोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्रैक आने लगेंगे। तो उसको प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या होता है कि जो हमारा क्रैक्स हैं, वो क्रैक्स हमने क्या हो जाएगी, क्रैक्स को भरने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हम क्रैक्स को भरेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भद्दा टाइप का दिखने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हमको क्या चाहिए कि जो अगर हम RCC कर रहे हैं, यानी कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट अगर हम कर रहे हैं, तो हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सावधानी पूर्वक हमको हर चीज़ का एक एक चीज़ का हमें हर एक चीज़ का हमें ज्ञान होना चाहिए, और सूझबूझ कर, यानी काफ़ी सूझबूझ कर हमें कंक्रीट का इस्तेमाल करना चाहिए, RCC कंक्रीट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है, हमने आज क्या क्या पढ़ा दोस्तों कि इंट्रोडक्शन ऑफ RCC था ये हमारा आज का चैप्टर, ठीक। और हमने आज क्या क्या पढ़ा है, हमने पहला पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ RCC, यानी प्रबलित सीमेंट कंक्रीट होता क्या है, ठीक। फिर दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि प्रबलित के स्थान पर हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टील के रिइंफोर्समेंट के लिए हम स्टील ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने ये पढ़ा दोस्तों। फिर हमने क्या पढ़ा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के गुण तथा दोष, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रबलित के इस्तेमाल के लिए स्तंभ का प्रयोग, यानी कि यूज़ ऑफ स्टील फॉर रिइंफोर्समेंट, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिइंफोर्स स्टील, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रबलित सीमेंट की कहाँ यूज़ होते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की रचनाएं, यानी कि RCC कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जाते हैं। फिर है प्रबलित स्तंभ का आकार, यानी शेप ऑफ स्टील कितने तरह के होते हैं, ठीक। ये था हमारा आज का चैप्टर, मिलते हैं उसके बाद।